आज के इस लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान की अगली सीरीज की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में मैंने आपको नागरिकता तक यानी अनुच्छेद 11 तक का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। आगे हम यहाँ आज अनुच्छेद 12 से शुरुआत करते हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। ये मूल अधिकार जो हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, ये इनका उद्देश्य क्या था, क्यों ये मूल अधिकार जोड़े गए, किन देशों से लिए, कितना महत्व रखते हैं ये मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में, इन सब की चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि RO समीक्षा अधिकारी और UPPCS की ये सीरीज लगातार चल रही है। आप जो भी परीक्षा सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो या अन्य परीक्षाओं, उसके लिए हमारे ये लेक्चर बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। हम एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस मुख्य परीक्षा में भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में RO और UPPCS 2025 नाम से एक प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट में हम लगातार अपने लेक्चर्स डाल रहे हैं। तो इन सीरीज के क्रम में मैंने विश्व भूगोल के कुछ लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ साथ ये पॉलिटी के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हुए हैं। तो आप इन सभी लेक्चर को एक क्रमबद्ध रूप से देख लीजिए। यहाँ कुछ लोगों के कमेंट आए हैं। एक कमेंट है कि सर कब कौन सा टॉपिक शुरू होगा, विषय ये पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। आपको एक A4 साइज का पेज लेना है। हमारे नोट्स, हमारे हर लेक्चर के नोट्स उस पर बनाने हैं। टेलीग्राम चैनल पर PDF भी लेक्चर्स का भेजा जा रहा है। आप चाहे तो वहाँ से सीधे प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर उसे लिख सकते हैं, जो जिसमें आपको अच्छा या बेस्ट लगे। अलग अलग फाइल ले लीजिए 10-20 रुपए वाली और उन पेज को समाप्त लिखने के बाद जो जिस विषय का उस विषय में उस फाइल को रखिए। जब हमारा पूरा कंप्लीट, जैसे मान लीजिए पॉलिटी मैंने जो पढ़ा रहा हूँ सीरीज से पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी नागरिकता तक हुआ, अब मूल अधिकार हो जाएगा तो मूल अधिकार का एक पूरा आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा। विश्व भूगोल में भी मैंने वायुदाब पढ़ाया, वायुदाब की पेटियाँ पढ़ाई, पवन पढ़ाया, जलवायु वर्गीकरण पढ़ाया। तो इन सब का भी नोट्स तैयार रखिए। तो विश्व भूगोल का एक अलग से फाइल हो जाए। तो इस तरीके से जब पूरा लेक्चर समाप्त हो जाएगा, लगभग 180 प्लस लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड होंगे, तो आप देखिएगा आपका कितना बेहतरीन नोट्स बन जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया है कि नोट्स का PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ आप फॉलो कर लीजिए। तो आइए अविलंब हम शुरुआत करते हैं मूल अधिकार की। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो वास्तव में ये जो मूल अधिकार है, ये व्यक्ति और राज्य के बीच एक सामंजस्य स्थापित करते हैं, जो कि देश की राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं। ये मूल अधिकार की मूल जो डेफिनेशन है, ये MV पायली की डेफिनेशन है। ये याद रखिए, MV पायली। कभी कभी डेफिनेशंस पूछ लिए जाते हैं। MV पायली साहब ने ये कहा था कि मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं। मूल अधिकारों को बेसिक लेवल पे अगर समझना हो तो जैसा कि स्पष्ट है, मूल, मौलिक, फंडामेंटल अधिकार यानी जो व्यक्तियों को मिले हुए हैं। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकार है। राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकार है मूल अधिकार। राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकार का मतलब है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि व्यक्ति को ये अधिकार मिले हुए हैं जिसका उल्लंघन राज्य भी नहीं कर सकता। यानी मूल अधिकार किसे प्राप्त है? व्यक्तियों को प्राप्त है। यहाँ पे व्यक्ति और नागरिक दो अलग अलग शब्द हैं। नागरिक से तात्पर्य होता है कि जो केवल भारत के नागरिक हो। व्यक्ति से तात्पर्य होता है जो भारत के नागरिक तो हो ही, साथ साथ विदेशी भी हो। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, आगे मैं चर्चा करूंगा। और बहुत सारे ऐसे मूल अधिकार हैं जो व्यक्तियों यानी नागरिकों और भारत के बाहर यानी विदेशियों को भी दिए गए हैं।
मूल अधिकार के बारे में हम थोड़ी पृष्ठभूमि जान लें यहाँ पर। तो मूल अधिकार का सबसे पहले विकास जिस देश में हुआ था उस देश का नाम है ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। यह मूल अधिकार से संबंधित पहला दस्तावेज था। इसके बाद मूल अधिकार लगातार फ्रांस में, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो 1789 ईस्वी में मूल अधिकार संबंधी बातों को लागू किया गया था। फ्रांस की जनता मूल अधिकारों के प्रति इतनी सजग थी कि 1789 में यानी 1789 में जो फ्रांसीसी शासक लुई 16वां था उसे मूल अधिकार के उल्लंघन करने के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो फ्रांस में मूल अधिकार की महत्ता इसी से स्पष्ट होती है। लिखित रूप में ये मूल अधिकार अमेरिका के संविधान में शामिल किए गए थे। अमेरिका का जो मूल संविधान था उसमें मूल अधिकार नहीं था। 1791 ईस्वी में इन संशोधन करके इन मूल अधिकारों को एक अधिकार पत्र द्वारा यानी बिल ऑफ राइट्स द्वारा जोड़ा गया था। यही ब्रिटेन का जो संविधान है जिसमें ये मूल अधिकार लिखे गए हैं, अमेरिका का जो संविधान है जिसमें ये मूल अधिकार लिखे गए हैं, हमारे देश में जो मूल अधिकार है इसी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसे किसी न किसी भाग में रखना था तो इसे भाग 3 में स्थान दिया गया। महत्व तो समझिए कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्यों के बारे में है कि संघ होगा, राज्य होगा, जैसे एक घर होगा। अब घर के बाद से घर में रहने वाले लोगों के बारे में यानी नागरिकता के बारे में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। अब इन नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे इसके बारे में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक सम्मिलित किया गया है। तो बड़े ही महत्वपूर्ण ये मूल अधिकार हैं। भारतीय संदर्भ की अगर बात करें तो मूल अधिकार की सर्वप्रथम जो मांग है वो 1895 में एक संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संभवतः तिलक जी द्वारा ये मांग उठाई गई थी। ठीक, इसके बाद से लगातार प्रयास हुए। कांग्रेस द्वारा 1917 से 1919 के बीच में भी मूल अधिकार की मांग की गई। इसके अलावा 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा मूल अधिकार की, फिर 1928 में श्री मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई थी। इसके बाद से 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी मूल अधिकारों से संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था। तो ये सब बातें मूल अधिकार की पृष्ठभूमि के अंतर्गत अभी तक आपने देखी। 1934 में सरकार की संसदीय समिति ने जो कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 की मूल अधिकार की मांग थी उसे खारिज कर दिया। इस तरीके से 1935 के भारतीय संविधान अधिनियम में मूल अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार के महत्व को समझा गया। इसी को देखते हुए मूल अधिकार पर संविधान सभा में एक उप समिति का जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में गठन किया गया था। इसी समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए। तो ये सब बातें आपकी मूल अधिकार से संबंधित रही जो मैंने आपको बताया। पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कॉन्सेप्ट अगर विकसित नहीं होगा तो फिर आगे कैसे कर पाएंगे, इसलिए पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। आसान भाषा में अगर इसे कहें तो मूल अधिकार न्याय योग्य है, यानी किसी भी व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति जो है सीधे सीधे न्यायालय की शरण में जा सकता है। किस किस न्यायालय की शरण में जा सकता है मूल अधिकारों के उल्लंघन पे? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों।
सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। अमूमन जो आपका नज़दीकी न्यायालय होगा, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, उसी में जाना बेहतर होता है। यानी सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी पहले हाई कोर्ट में जाने की सलाह देता है। कुछ कुछ मामलों को वो सीधे अनुच्छेद 32 के तहत देख लेता है। तो इस तरीके से आपने मूल अधिकार की जो प्रारंभिक बातें रहीं उसको समझा। मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए बड़े ही मूलभूत हैं, अपरिहार्य हैं। ये नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार की अनुच्छेद 19 जब मैं आपसे चर्चा करूंगा तो अनुच्छेद 19 में आप देखेंगे कि मूल अधिकारों का वास्तविक महत्व क्या है। अभी मैं यहाँ आपको ये बता देता हूँ कि हमारा जो संविधान अमेरिका से भाग 3 के तहत मूल अधिकार जोड़ा गया है, प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे। कितने? 7 मूल अधिकार थे। ये सातों मूल अधिकार जो हैं ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये संविधान में बिल्कुल प्रारंभ में नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं। जो पहला अधिकार है वो समानता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि अनुच्छेद 12 और 13 क्या है। आपने बताया कि अनुच्छेद 12 और 13 भी तो मूल अधिकार में शामिल है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 में उन कानून के बारे में बताया गया है जो मौलिक अधिकार से असंगत होती हैं, चाहे वो संविधान निर्माण के पूर्व के कानून है, चाहे वो संविधान निर्माण के बाद के कानून है। तो अभी मैं अनुच्छेद 12 और 13 की चर्चा करूंगा और इसी पर आज के इस लेक्चर में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। अनुच्छेद 14 ये तो मूल अधिकार कितने हैं? 7। सबसे प्रारंभ में मूल अधिकार जो मूल संविधान बना उसमें कितने थे? 7। लेकिन एक मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया, इसकी भी चर्चा मैं करूंगा। सबसे पहले जो पहला मूल अधिकार वो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार सम्मिलित किया गया है। इसमें अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि इक्विटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समता। एक बात और, एक एक पॉइंट समझाने वाला है, इसलिए मैं बहुत तेज गति से नहीं जाऊंगा। आज के लेक्चर को मैं सीमित ही रखूंगा समझाते हुए। 2-3 लेक्चर में मूल अधिकार को मैं समाप्त करूंगा। अभी मैं आपको एक जानकारी दे दे रहा हूं कि अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता के बारे में है। अनुच्छेद 15 जो है यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 जो है सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर देने की बात करता है। अनुच्छेद 17 किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। किसी प्रकार की उपाधि जो है व्यक्ति नहीं ले सकता। सब मैं डिटेल में बताऊंगा, ये मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, इसके बाद से जो दूसरा मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। इसके बारे में भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। तीसरा जो मूल अधिकार हमारे संविधान में प्रदान किया गया था, जो कि मूल संविधान में, जो कि अभी भी है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है। अब ये जो छठवां था संपत्ति के विरुद्ध अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार, ठीक, ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत था। ये संपत्ति का अधिकार केवल अनुच्छेद 31 में नहीं था, बल्कि अनुच्छेद 19 में भी था। अनुच्छेद 19 1 का 4, ठीक,
च मतलब क ख ग घ अंग और च, छठा। तो अनुच्छेद 19(1) के च में भी ये संपत्ति के अधिकार के बारे में था। अब आप पूछेंगे कि ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था ही, तो फिर अनुच्छेद 19(1) च में संपत्ति के अधिकार को रखने की क्या जरूरत थी हमारे मूल संविधान में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को 44वें संविधान संशोधन इन दोनों को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा लोप कर दिया गया था। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। संभवतः यही मोरारजी देसाई द्वारा किया गया एक अच्छा कार्य भी है, नहीं तो अपने प्रधानमंत्री काल में मोरारजी देसाई ने कोई बहुत अच्छे कार्य नहीं किए, देश को गर्त में ले जाने का ही काम किया। इसकी चर्चा भी हम मेंस में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखेंगे कि ये जो मोरारजी देसाई का 2 साल का एक शॉर्ट टर्म का जनता पार्टी का काल था, उसमें मोरारजी देसाई की भूमिका और सभी चीज़ों को, भारत पर उस पर पड़े परिणाम को हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ मैं आपसे, जब मैंने कहा कि क्यों ये अच्छा है संपत्ति का अधिकार हटाना, संपत्ति का अधिकार हटाया गया, ये अच्छा क्यों अच्छा, उससे पहले अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था वो बपौती वाला संपत्ति, यानी जो बाप दादा पैतृक कहा जाता है, ठीक, यानी अगर किसी की पैतृक संपत्ति है, ठीक, तो मूल संविधान में ये था कि वो उसका मूल अधिकार है, यानी कोई भी उसे, मूल संविधान में ये था कोई भी उसे छीन नहीं सकता अगर किसी की पैतृक संपत्ति है। इसी तरीके से अनुच्छेद 19(1) च में ये खरीदी गई संपत्ति के बारे में है, यानी अगर कोई व्यक्ति खरीदा हो और अपना संपत्ति बनाया हो उसके बारे में था। तो अंदर समझ में आ गया, ये अर्जन द्वारा, अर्जन मतलब खरीदी गई संपत्ति, और ये बाप दादा की बपौती वाली संपत्ति, विरासत में मिली हुई संपत्ति। तो मूल संविधान में था कि सरकार भी इसे नहीं छीन सकती, लेकिन भाई गड़बड़ तो होनी ही थी ना। डेवलपमेंट शुरू हुआ, अब पता चला कि दुकान लगा के लोग बैठे हुए हैं और वहाँ से विकास का कार्यक्रम शुरू करना है, वहाँ से ट्रेन ले जाना है। तो पता चला कि सड़क बननी है, ट्रेन ले जाना है, तो सड़क ऐसे जा रही है, तब तक यहाँ पे फलाने साहब दुकान लगा के बैठे हुए हैं। वो तो कह दिए कि ये तो मेरा मूल अधिकार है, तुम हटाओगे, सरकार हो, तुम हटाओगे तो मैं चला जाऊंगा कोर्ट में, मेरे बाप दादा की जमीन है, तुम ले कैसे सकते हो। तो बेचारी सरकार क्या करे, अब पता चलेगा कि इतना मैं जो सीधे सीधे होना चाहिए अब यहाँ से ऐसे करेगी, फिर ऐसे करेगी, ये देख रहे हैं। तो पता चलेगा कि सड़क ऐसे हो गई, ठीक, और ये अपना महाराजा की तरह अपना दुकान लगा के बैठे हुए हैं, अपना घर बना के बैठे हुए हैं। तो ये दिक्कत की बात थी ना, सरकार के लिए भी दिक्कत की बात थी ना, ट्रेनों का विकास, अन्य चीजों का विकास। तो सरकार ने क्या किया कि इन दोनों को खत्म कर दिया। एक अमेंडमेंट लेके आई सरकार, 44वां संविधान संशोधन, और उन्होंने कहा कि हम अनुच्छेद 19 च और अनुच्छेद 31 के संपत्ति के अधिकार का लोप करते हैं। यानी अब लोप करने का मतलब, देखिए, लोप करने का मतलब ये नहीं कि ये हट गया, इसे लोप करके इसे अनुच्छेद 300 क के तहत जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में ये भी कहा गया है कि किसी भी कीमत पर पूरे मूल अधिकार का लोप नहीं हो सकता। इतना शक्तिशाली है मूल अधिकार, इसकी भी चर्चा मैं कड़ी दर कड़ी करूंगा। मैं बोल रहा हूं, हर एक पॉइंट कूट बनाकर पूछ देता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। परीक्षा में मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को दिमाग में रखे रहेंगे तो कूट वाले, कथन कारण वाले क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। वन लाइनर क्वेश्चन तो वैसे ही आप याद कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, तो इन दोनों को हटाकर अनुच्छेद 300 क या 300(a) के तहत एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति संपत्ति नहीं छीन सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति छीनता है तो अपनी संपत्ति के लिए कोर्ट की शरण में जा सकता है, लेकिन सरकार चाहे तो वो संपत्ति उससे ले सकती है, उचित मुआवजा देकर वो संपत्ति उससे ले सकती है। चीजें स्पष्ट हुई ना। कानूनी अधिकार क्या है, संवैधानिक था तो सरकार भी नहीं ले सकती थी, लेकिन संवैधानिक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर वो मौलिक था तो सरकार भी नहीं ले सकती। लेकिन अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी या विधिक अधिकार बनाया गया, लीगल
राइट बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ले सकती है, लेकिन आपकी अपनी पैतृक जमीन या खरीदी गई जमीन कोई और हड़प नहीं सकता। अगर ऐसा करता है तो आप अपने अधिकार के लिए माननीय कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट ही समझाना मेरा उद्देश्य है, अदरवाइज पीडीएफ में किताबों में तो सारी बातें भरी पड़ी हैं। क्लियर है, आप समझ पाए इसको। तो इस तरीके से ये छठवां था जिसको लोप कर दिया गया, और सातवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 है। इसमें 5 प्रकार के रिट की बात की गई है, जिसकी चर्चा हम आगे अन्य लेक्चर में करेंगे बेहतर तरीके से। तो कुल मिला जुला के मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, जिस 7वें मूल अधिकार का लोप 44वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति ये है कि हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबके संबंधित अनुच्छेद भी मैंने आपको बताया, नोट्स में बाकी डिटेल आपको मिलेगा। तो बाकी डिटेल मतलब जो मैंने बोला वही नोट्स में लिखा होगा, आप सुन भी लिए होंगे, अपना नोट्स भी बना लिए होंगे। तो इस तरीके से आपको मौलिक अधिकार की बेसिक बातें मैंने बता दी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैं आपको अनुच्छेद 12 और 13 की चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 के बारे में। ठीक है, आपको अभी भी कोई दिक्कत हो ना, डाउट हो ना, तो आप कमेंट कर दीजिए। आपकी सभी सुझाव भी आमंत्रित है कमेंट के माध्यम द्वारा। सभी सुझाव का हम सम्मान करते हैं, और आपकी सुझावों के अनुसार हम कुछ अन्य जो भी क्रिएटिव चीज होगी उसको सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्योंकि हमारा काम है आप तक बेहतर से बेहतर ये लेक्चर पहुंचाना। आपका काम है परीक्षा में इन लेक्चर्स को की माध्यम द्वारा सफलता अर्जित करना। अनुच्छेद 12 जो है ये आर्टिकल 12, ये राज्य की परिभाषा है। अब आप कहेंगे कि राज्य, अब देखिए यहीं पर अभी समीक्षा अधिकारी ने ही 2023 में क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि 2024 प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक बनाया गया था राज्य से संबंधित। उसमें शब्द यूज किया था राज्य। अब ये राज्य परीक्षा में बड़े कंफ्यूजन हो जाता है कि ये राज्य जो है किसके लिए है, संघ के लिए है या स्टेट के लिए है। तो ऐसे कंफ्यूजन को भी मैं दूर करूंगा जब मैं कथन कारक के क्वेश्चन बताऊंगा। बस आपसे अपेक्षा है कि आप हमारे लेक्चर से कड़ी दर कड़ी जुड़े रहिए। अनुच्छेद 12 जो है ये भाग 3 मूल अधिकार, और इसके बाद भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, दोनों के लिए राज्य को परिभाषित करता है। यानी राज्य जो है वो है क्या, देखिए राज्य एक बॉडी है। बॉडी में राज्य के अंतर्गत 4 चीजें सम्मिलित हैं। भारत की सरकार, ठीक ध्यान रखिएगा, पहला क्या है, भारत की सरकार व संसद। भारत की सरकार और संसद ये क्या है, राज्य है। भारत की सरकार समझ गए, संघ की सरकार। फिर राज्यों की सरकारें और विधानमंडल। जो नए हैं बिल्कुल जीरो है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को सम्मिलित किया जाता है, अलग से इसका लेक्चर होगा। विधानमंडल में उस राज्य की विधानसभा और विधान परिषद को सम्मिलित किया जाता है। केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, बाकी सभी में केवल विधानसभा है। आसान भाषा में अगर हम समझें लोकसभा को और विधानसभा को, तो जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है और विधायक लोग जीत के जाते हैं वो कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में। और जो सांसदी का चुनाव होता है जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो ये जो सांसद लोग बैठते हैं वो दिल्ली में कहाँ बैठते हैं,
लोकसभा में। क्लियर है? तो लोकसभा और विधानसभा को आप लोग समझ पाए। अभी फिलहाल इतना समझिए बेसिक जानकारी, बाकी जिनको पता है वो चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो राज्य में क्या है? पहला, भारत की सरकार और संसद, ये राज्य है। यानी ये अगर कोई भी निर्णय लेते हैं मूल अधिकारों, क्योंकि देखिए अभी आगे आएगा, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध है, ठीक है, स्पष्ट है। लेकिन क्या राज्य इस पर कोई प्रतिबंध लगा ही नहीं सकता? किसी प्रकार का निर्बंधन लगा ही नहीं सकता? अगर ऐसा हो जाए तो व्यक्ति ही मनमाना तो हो जाएगा ना। यानी किसी को मनमाना हक दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। राज्य की डेफिनेशन इसीलिए आई कि हम डिफाइन करते हैं कि कौन कौन राज्य है। ये सभी जो राज्य हैं ये क्या कर सकते हैं कि नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों पर एक युक्त निर्बंधन, यानी का बेहतर ढंग से, यानी जो कानूनी हो, कानूनी रूप से रोक सकते हैं। उन अधिकारों पर कुछ समय के लिए विराम लगा सकते हैं। निलंबन अगर करना हो किसी भी मूल अधिकार का तो वो राष्ट्रपति करेंगे। निलंबन मतलब समझ रहे हैं? कुछ समय के लिए, जैसे मान लीजिए आपातकाल चल रहा है, आपातकाल में मूल अधिकार हट जाते हैं सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के। 20 एंड 21, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी नहीं हटता। तो इसके अलावा सभी मूल अधिकार निलंबित रहते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 359, इसकी भी चर्चा करूंगा। इसी के तहत है कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, लेकिन बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं कि इमरजेंसी में। ये निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन मूल अधिकार को टेम्परेरी रूप से किसी मूल अधिकार को समाप्त करना है, जैसे मान लीजिए टेम्परेरी ना कहिए, परमानेंट रूप से समाप्त करना है, ठीक, या नया मूल अधिकार जोड़ना है, तो ये राष्ट्रपति महोदय नहीं करेंगे। ये कौन करेगा? वो बॉडी करेगी जो कानून बनाती है, और हमारे देश की कानून बनाने वाली बॉडी कौन है? संसद है। क्लियर? 44वां संविधान संशोधन कहाँ पारित हुआ था? संसद द्वारा पारित हुआ था। तो समझ गए ना, निलंबन कौन करता है, और अगर किसी मूल अधिकार को हटाना है या नया मूल अधिकार जोड़ना है तो कौन करेगा? संसद करेगी। तो इस तरीके से ये हो गया भारत की सरकार और संसद, जो कि मूल अधिकार में राज्य की डेफिनेशन है। राज्यों की सरकारें व विधानमंडल। तीसरा है सभी स्थानीय प्राधिकारी। सभी स्थानीय प्राधिकारी। अब ये जो स्थानीय प्राधिकारी हैं इसमें कौन कौन? स्थानीय मतलब लोकल जो है प्राधिकारी हैं, बॉडीज हैं। जैसे नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं अपनी नगर पालिका क्षेत्र में डिसीजन ले सकती हैं, या फिर व्यक्तियों के मूल अधिकार को कानूनी रूप से युक्त रूप से निर्बंधित कर सकती हैं। इसी तरीके से ग्राम सभाएं हैं, इसी तरीके से ग्राम पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इत्यादि संस्थाएं, ये सब क्या है? स्थानीय प्राधिकारी हैं, ठीक है। और चौथा जोड़ा गया अन्य प्राधिकारी। अब ये अन्य प्राधिकारी क्या है? तो अन्य प्राधिकारी में वे बॉडी आती हैं, वे निकाय आते हैं जो संविधान के द्वारा या किसी भी नियम के द्वारा बनाए गए हैं, सृजित किए गए हैं, और जिन्हें किसी विधि, उपविधि यानी किसी कानून वगैरह के द्वारा, ये किसी कानून वगैरह को बनाने की शक्ति प्राप्त है। आसान भाषा में कहें तो विभिन्न न्यायिक निर्णयों द्वारा ये जो अन्य या स्थानीय प्राधिकारी है, इसमें ढेर सारी बॉडी जोड़ी गई मतलब न्यायिक निर्णय द्वारा सामने आया कि, क्योंकि संविधान में इनका पूरा डिटेल तो लिखा नहीं है, ये निर्णय द्वारा सामने आया। अब आप पूछेंगे कि क्यों न्यायिक निर्णय द्वारा सामने आया, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि ये मूल अधिकार किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध है। लेकिन क्या राज्य मूल अधिकारों पर निर्बंधन, रोक लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। तो राज्य नागरिकों को, नागरिक मनमाना न हो जाए कि मेरे पास ये मूल अधिकार है, तुम राज्य हो, मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हो, इसलिए राज्य को भी अधिकार दिया गया कि वो निर्बंधन लगा सकता है नागरिकों के। अब पता चला इस आलोक में राज्य भी मनमाना हर एक मैटर में आके कहे कि ऐसा है कि हम इस कारण से जो है
तुम्हारे ऊपर निर्बंधन लगा रहे हैं, इस कारण से तुम्हारा ये मूल अधिकार छीन रहे हैं, तो उसके लिए राज्य के ऊपर भी कोई होना चाहिए ना, तो उसके लिए है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यानी मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये मूल अधिकारों का संरक्षक है। अगर राज्य मनमाना कानून थोप देता है मूल अधिकारों से संबंधित, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसकी समीक्षा करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये लगता है कि हाई कोर्ट समझ रहे हैं, वो राज्य में उसका पावर है और सुप्रीम कोर्ट का पावर केंद्र में है या पूरे देश पे है, तो ये अगर इनको लगता है कि भाई राज्य ने मनमाना कानून थोपा है या मनमाना निलंबन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको निलंबित उस कानून को कर सकती है। तो ये चीजें अब राज्य का मतलब समझ गए यहाँ पे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में ये बताया कि कौन कौन सी बॉडी राज्य का कृत्य करेगी, यानी कौन कौन सी बॉडी जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में कानूनी रूप से नागरिकों के अधिकार, मूल अधिकारों पर कानूनी रूप से कुछ समय के लिए निर्बंधन लगा सकती है, जैसे LIC लाइफ, ठीक। तो ये जो है भारतीय जीवन बीमा निगम जो है, तो LIC जो बॉडी है ये क्या है? एक राज्य है, ठीक, क्योंकि ये बीमा पॉलिसी भारत सरकार की, केंद्रीय सरकार की ये बीमा पॉलिसी प्रोवाइड करती है या बीमा कंपनी है, ठीक। तो ये अपने आप में क्या राज्य घोषित किया गया है। इसी तरीके से ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी राज्य घोषित किया गया है। इसी तरीके से जो विश्वविद्यालय हैं वो अपना नियम लगा सकते हैं अपनी दायरे में, यानी विश्वविद्यालय के दायरे में नागरिकों के मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंधन लगा सकते हैं। कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं, जैसे कई मामले आए कि भाई, जैसे कई केस ऐसे आए कि विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं हो रहे हैं। चुनाव हर व्यक्ति का मूल अधिकार है कि वो चुनाव में भाग, यानी वो मतदान कर भी सकता है, यानी करता है, और मतदान के लिए खड़ा भी हो सकता है, यानी वो चुनाव लड़ सकता है। अब विश्वविद्यालयों में चुनाव हो न हो, इसका निर्णय कौन करेगा? ये विश्वविद्यालय करेंगे, तो वो अपने शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सेल है, फिर भारतीय पेट्रोलियम निगम है, कोई भागीदारी फर्म हो गई, राष्ट्रपति अपने आप में क्या है? एक राज्य है, संसद राज्य है, सरकार अपने आप में एक राज्य है, दिल्ली विकास प्राधिकरण खुद में एक राज्य है, UPSC एक राज्य है, हर स्टेट की जो PSC पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग है, ये सब अपने आप में एक राज्य है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL भी एक राज्य है। तो ये सब राज्य की डेफिनेशन है। प्रश्न है कि क्या मुख्य न्यायाधीश अपने आप में एक राज्य है? ठीक, मुख्य न्यायाधीश राज्य हैं, लेकिन कब? जब वो अपने अन्य न्यायाधीशों की, यानी जब वो न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं तो वो राज्य हैं, तब वो निर्णय बना सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं या किसी प्रकार का युक्त निर्बंधन लगा सकते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश भी राज्य है अपने दायरे में, यानी जब वो न्यायालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। तो ये सब क्या है? राज्य है। क्या CBSE एक राज्य है? नहीं। NCERT एक राज्य है? नहीं। ये सब केंद्र सरकार के अधीन CBSE काम करने वाली संस्था है, NCERT काम करने वाली संस्था है। क्या ICICI बैंक एक राज्य है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ICICI बैंक जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, प्राइवेट संस्था है, ये एक राज्य नहीं है। इसी तरीके से CSIR भी राज्य नहीं है। क्या BCCI जो है वो राज्य है? तो नहीं, BCCI राज्य नहीं है। यानी BCCI में अगर अध्यक्ष या सचिव का निर्णय लेना हो कि पद पे कौन रहेंगे, तो ये BCCI नहीं बल्कि सरकार करेगी। तो इस तरीके से जो महाविद्यालय हैं, जो ये न्यायालय हैं, ठीक, निजी महाविद्यालय, न्यायालय वगैरह जो प्राइवेट बॉडीज हैं, ये अपने आप में राज्य नहीं है। तो मैंने ये सब इसलिए बताया कि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, निम्नलिखित में कौन अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है, ठीक, निम्नलिखित में कौन राज्य नहीं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो राज्य को डिफाइन कर दिया गया कि ये चीजें मूल संविधान में राज्य में 4 बातें, 4 डेफिनेशन ही थे, ये कौन कौन से राज्य में होंगे और इनको जो है बाकी
जो चौथा है, इनको न्यायिक निर्णयों द्वारा घोषित किया गया है कि ये राज्य हैं। क्यों डाला गया अनुच्छेद 12, ये मैंने बता दिया कि ये नागरिकों के विरुद्ध, यानी इनके विरुद्ध नागरिकों को मूल अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन इनको जो है नागरिकों के मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंधन लगाने का भी अधिकार है। नागरिकों को मनमाना मूल अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता, और राज्य भी मनमाने ढंग से युक्त यानी मनमाने ढंग से ये मूल अधिकारों पर निर्बंधन न लगा दे, इसके लिए मूल अधिकारों का संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट को बना दिया गया। तो उम्मीद है कि आपको ये अनुच्छेद 12 जो है समझ में आया होगा। ठीक, आज के इस लेक्चर में हम अनुच्छेद 13 को भी देख लेते हैं, ये भी समझने वाला है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों से असंगत जो विधियां हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, यानी वे कानून लॉज जो इनकंसिस्टेंट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट। इसमें देखिए, पहले बेसिक चीज मैं समझाऊं कि यदि कोई भी कानून संविधान लागू होने के पूर्व का है तो वह कानून संविधान लागू होने के बाद भी प्रवर्तन में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आईपीसी की धारा 1861 वाली आईपीसी की धारा है, तो क्या आईपीसी की धारा संविधान लागू होने के बाद समाप्त कर दी गई? नहीं है, अभी भी है। आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा अभी भी है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 13 का? तो अनुच्छेद 13 का मतलब ये है कि संविधान के लागू होने के पूर्व जो कानून बने हैं, विधि बने हैं, वो भी संविधान के लागू होने के पूर्व प्रवर्तन, लागू होने के बाद प्रवर्तन में रहेंगे, लेकिन तब तक जब तक कि वो मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करते। यानी संविधान के लागू होने से पूर्व अगर कोई कानून है, वह कानून मूल अधिकारों को समाप्त करता है या न्यून करता है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। वह जो कानून है उस पर मूल अधिकार आच्छादित हो जाएगा, यानी मूल अधिकार का कानून उस पर लागू हो जाएगा। इसे कहते हैं आच्छादन का नियम, जो कि महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 13 जो है आच्छादन के नियम को डिफाइन करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को डिफाइन करता है। आच्छादन का नियम आप समझ पाए, यानी संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां प्रवर्तन में रहेंगी, लेकिन अगर वह मूल अधिकारों को क्या करती है, असंगत करती है या मूल अधिकारों से असंगत है, तो वो प्रवर्तन में नहीं रहेंगी, उसके ऊपर मूल अधिकार होंगे। यही है आच्छादन का नियम। आच्छादन के नियम को थोड़ा और मैं व्याख्यायित कर दूं कि यदि मान लीजिए कि आपातकाल लागू हो गया, तो आपातकाल में मूल अधिकार समाप्त होंगे, तो ये मूल अधिकार जो ऊपर आच्छादित है ये हट जाएगा, यानी ये जो कानून है ये जीवित हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? जिस कानून को मूल अधिकार ने समाप्त किया था, यानी सुप्तावस्था में ले गया था, मूल अधिकार अगर हटा तो ये फिर से जीवित हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को समझ पाए होंगे। अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत ये आच्छादन का नियम है। आच्छादन का नियम जो है, भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस 1955 का ये केस है। आच्छादन का नियम किस केस में आया था? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश 1955 का। अनुच्छेद 13(1) समझ पाए। अनुच्छेद 13 थोड़ा सा आगे बढ़ता है और पृथक्करण के सिद्धांत को भी देता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी को भी देता है। तो अनुच्छेद 13(2) जो है पृथक्करण के सिद्धांत को डिफाइन करता है। पृथक्करण यानी यदि राज्य द्वारा निर्मित, मान लीजिए राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि का, यानी किसी विधि मतलब कानून, किसी विधि या किसी कानून का कोई भाग मूल अधिकार से असंगत है, तो उसके केवल उसी भाग को शून्य घोषित किया जाएगा, पूरे कानून को शून्य नहीं घोषित किया जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई नियम बना, कोई कानून बना, उसमें 5 पॉइंट हैं। तीसरा पॉइंट जो है ऐसा लग रहा है कि वो मूल अधिकार को न्यून कर रहा है, समाप्त कर रहा है, तो केवल तीसरे पार्ट को ही समाप्त किया जाएगा, बाकी 1, 2, 4, 5 रहेंगे। इसको कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। एक बात और कि
जो मूल अधिकार से असंगत विधियां हैं संविधान निर्माण के बाद, इसको संविधानेतर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे, वो आरंभ से ही शून्य होती हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसा कानून बना दिया गया जो मूल अधिकार को असंगत कर रही है, न्यून कर रही है, तो वो उसी समय से शुरू से ही वो शून्य माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में जाकर उसकी शून्यता का प्रश्न उजागर किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(2) की 13(1) में आच्छादन का सिद्धांत मैंने बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, और 13(2) में ये पृथक्करण का सिद्धांत है। एक सिद्धांत और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है, अधित्यजन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। वेवर माने छोड़ना, अधित्यजन का सिद्धांत। अमेरिका में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो वो अपने मूल अधिकार का त्याग कर सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यानी कोई भी भारतीय व्यक्ति, कोई भी भारतीय नागरिक अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। इसी को अधित्यजन यानी डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर कहा जाता है। भाई संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों किया? संविधान निर्माताओं का मानना था कि अमेरिका की तरह हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है, अमेरिका से ज़्यादा। अमेरिका की तरह पढ़ा लिखा समाज नहीं है। देश आज़ाद हुआ, हमारे यहाँ शिक्षा बहुत ही कम थी, 11% के आसपास थी। शिक्षा इतनी खराब थी, हमारे देश में वो डेवलपमेंट नहीं था। तो व्यक्ति को बहला फुसला कर उसके मूल अधिकार को छीन लिया जा सकता है अगर हम आच्छादन का सिद्धांत न लेके आए। अमेरिका की तरह बना दे कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपना मूल अधिकार त्याग दे। तो इसलिए जो है भारत में कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार को त्याग नहीं सकता। क्लियर है? अनुच्छेद 13 में ही, अनुच्छेद 13(3) हम कह सकते हैं, इसमें एक बात आई कि क्या राज्य कोई ऐसा कानून बना सकता है जो किसी मूल अधिकार को समाप्त करता हो या किसी मूल अधिकार में कमी करता हो। अनुच्छेद 13(3) के तहत जो है शुरू में ही ये बात आई कि क्या राज्य कोई ऐसी विधि या कानून बना सकता है जो किसी मूल अधिकार को समाप्त करता हो या फिर कमी करता हो। तो इस संबंध में विवाद कब खड़ा हुआ? जब अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किसी मौलिक अधिकार को समाप्त किया जाता है। ठीक है, यानी इस संबंध में एक विवाद उत्पन्न ये हुआ कि यदि अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया जाता है, संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार को समाप्त किया जाता है, तो क्या ऐसा संविधान संशोधन अवैध होगा? यानी ऐसा संविधान संशोधन मान्य नहीं होगा। थोड़ा सा और मैं इसे स्पष्ट करता हूँ कि दो चीजें, एक तो सीधे सीधे आप कानून बना दीजिए। ठीक, क्या राज्य सीधे सीधे कोई ऐसा कानून बना सकता है कि वो मूल अधिकार को कम कर दे या समाप्त कर दे? दूसरा कि क्या ऐसा करने के लिए राज्य मूल अधिकार को समाप्त या न्यून करने के लिए राज्य संविधान में संशोधन कर सकता है? ये दो अलग अलग बातें। ये दो बातों के द्वारा ये विचारणीय प्रश्न आया कि क्या राज्य मौलिक अधिकार में परिवर्तन यानी समाप्त करना या मौलिक अधिकार को कम करना कर सकती है। सबसे पहला जो मामला आया वो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला आया, देश के गणतंत्र लागू होने के 1 साल बाद 1951 में। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में इसे वैध माना गया। किसे वैध माना गया? कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके यदि मौलिक अधिकार को समाप्त किया जाता है तो यह वैध है, यानी ऐसा किया जा सकता है। ये शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में मामला आया 1951 में। लेकिन 1967 का एक मामला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसमें ऐसे संशोधन को अवैध मान लिया गया। अब ऐसे संशोधन को अवैध मान लिया गया तो राज्य के सामने मुसीबत खड़ी हो गई ना, क्योंकि 1951 में ये क्यों मामला आया था? राज्य को मूल अधिकार को नागरिकों के ऊपर वरीयता दी गई थी। राज्य क्या कर सकता था? राज्य 368 के तहत संशोधन करके उस मूल अधिकार को नागरिकों से छीन लेगा कि भाई जमीन जायदाद जो तुम्हारी है, चाहे वो बपौती है चाहे तुमने खरीदा है, हम डेवलपमेंट के लिए ले सकते हैं और ऐसा करने के लिए हम संशोधन द्वारा कोई अधिनियम या नियम जोड़ दे रहे हैं। ठीक, क्लियर? तो राज्य ऐसा कर सकती है। लेकिन
1967 में जब गोलकनाथ के मामले में आया कि राज्य ऐसा नहीं कर सकती, अब तो पता चल रहा है कि राज्य को विकास का भी कार्य करना हो तो राज्य किसी भी संशोधन द्वारा भी किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को नहीं ले सकती, यानी उसकी बपौती या खरीदी गई जमीन को राज्य नहीं ले सकती विकास कार्य के लिए भी। तो ये मामला गंभीर हुआ। तो इस गंभीर मामले के लिए अब संसद ने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित कर दिया और ये कह दिया कि जो गोलकनाथ का निर्णय है उसे हम पलट सकते हैं। ध्यान रखिए कि संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को अगर संसद को लगता है कि वो दिए गए निर्णय जो है वो सही नहीं है या संसद चाहे तो वो मेजॉरिटी द्वारा यानी बहुमत द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णय को पलट सकती है। पर ध्यान रखिएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान और मूल अधिकार के संरक्षक की भूमिका में भी खड़ा हो सकता है। यानी अगर उन्हें लगता है कि भाई जो संसद ने पलटा है वो गलत है, तो फिर वो संसद द्वारा बनाए गए कानून को समीक्षा के लिए भेज देंगे या उसको अवैध घोषित कर देंगे। तो ये विवाद होगा ना न्यायपालिका और कार्यपालिका में। तो अनुच्छेद 50 जोड़ा गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका का अधिकरण कि कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप न करे, अतिक्रमण न करे। तो 1971 द्वारा 24वां संविधान संशोधन द्वारा गोलकनाथ के मामले को पलट दिया गया। इस प्रकार अब स्थिति ये थी कि संसद क्या कर सकती थी, संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती थी। मामला आगे बढ़ा और अंततः 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। मामला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का है। 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 जजों की पीठ बैठी थी और 7 और 6 से ये निर्णय 7:6 से ये निर्णय आया कि 44वां संविधान संशोधन को वैध रखा जाए, यानी संविधान 24वां संविधान संशोधन मान्य होगा। यानी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और केवल मूल अधिकार में ही नहीं, संसद के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने एक नया फैक्ट दिया, उसका नाम है मूल ढांचा। ठीक है, ये जो बेसिक ढांचा, ये जो फंडामेंटल है, तो मूल ढांचे का सिद्धांत यानी संसद ने सरकार की बातों यानी सरकार के इस निर्णय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट गई और कहा कि 24वां संविधान संशोधन जो है वो वैध है, यानी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है बशर्ते संविधान का मूल ढांचा न बिगड़े। तो मूल ढांचे का सिद्धांत किस ये वाद में पारित किया गया, केशवानंद भारती वाद में पारित किया गया है। अब ये मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचे का सिद्धांत तो मूल संविधान में नहीं था, तो मूल ढांचा जो है इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है? ये सुप्रीम कोर्ट या फिर अपनी के दायरे में हाई कोर्ट को है। कुल मिला के बेसिक ये है कि जो मूल ढांचा यानी किसी भी व्यक्ति से उसका पंथ निरपेक्षता नहीं छीनी जा सकती, देश की संप्रभुता को कम नहीं किया जा सकता, छीना नहीं जा सकता, बंधुत्व को समाप्त नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति से शिक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता, और अस्पृश्यता जो समाप्त की गई है उसे पुनः नहीं लागू किया जा सकता, यानी सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता। ये सब जो है ये क्या है? ये सब मूलभूत ढांचा है, इन सब में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बाकी माननीय न्यायालय के निर्णयों के अनुसार मूल ढांचे से संबंधित वाद लगातार आते रहे, इसका भी एक अलग लेक्चर होगा, मूल ढांचे का सिद्धांत। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। मैंने कॉन्सेप्चुअल तरीके से मूल अधिकार की बेसिक आपको समझाने की कोशिश की। अनुच्छेद 12 और 13 जो कि किताबों में इतना जटिल होता है कि समझ में नहीं आता, उसको अच्छे से समझाया भी नहीं जा सकता, यानी समझाया ही नहीं जाता।
तो इसे मैंने दूर किया है और निश्चित रूप से 12 और 13 पे मैंने पूरा समय दिया है, क्योंकि ये बेसिक जानकारी समझ में आ गई तो आगे की जो अनुच्छेद है वो तो और आसान होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मूल अधिकार से संबंधित बस इतनी ही बातें। अगले 2 लेक्चर में मूल अधिकार को समाप्त करने की मैं कोशिश करूंगा। नोट्स बनाइए। पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। पीडीएफ अगर आप ज्वाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और आपको जानकारी मिल जाएगी। एक और जानकारी मैं दे दूं कि RO यूपी PCS दोनों की टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है। बेहतरीन फुल टेस्ट सीरीज RO के 200 क्वेश्चन, यूपी PCS के 150 क्वेश्चन, ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। आप केवल और केवल 499 में 2 साल के लिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा कोर्स प्री कम मेंस का RO और यूपी PCS 2025 का पूरा प्री और मेंस सब तैयारी वहाँ केवल 499 में कराई जाएगी। और वो कितना बेहतर है और उन प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो कितना हाई है, इसको आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। निश्चित रूप से ये जो आपको हमारे टेस्ट पेपर है परीक्षा में सफल कराएंगे। इसके साथ साथ प्रतिदिन करंट अफेयर्स के लेक्चर्स ये PDF उस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम देते रहिए और जब तक सिलेक्शन न हो जाए रुकना नहीं है। इसी को ध्येय वाक्य बना लीजिए, सिलेक्शन तक रुकना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।